बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की 7वीं बड़ी बैठक की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंचे। बैठक में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सांसद अभिषेक बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। कांग्रेस ने बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने का दावा किया। अटकलें थी कि तमिलनाडु में विजय की सरकार में शामिल होने के बाद टीवीके को बैठक में बुलाया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें बैठक का न्योता नहीं दिया गया। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक का जून 2024 को दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई थी, यानी पूरे 2 साल के बाद गठबंधन के नेता एक साथ जुटे। बैठक में एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि मौजूदा समय में ब्लॉक के सभी दलों को एकजुट रखना सबसे जरूरी है। इंडिया ब्लॉक की मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का ऐलान किया। विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति और वोटर अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होनी है। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। खड़गे ने घोषणा की कि इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन अब हर 2 महीने में बैठक करेगा ताकि सभी दलों के बीच तालमेल मजबूत हो। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि लोकसभा में 17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन विधेयक को हराकर विपक्षी एकता अपनी साबित करेंगे और उसी एकता को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि संसद के भीतर और बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जाएगी। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस के खिलाफ कुछ पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि पोस्टर किसने लगवाए इसका पता नहीं चल सका है। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर थी और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी थी। दोपहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टर को फाड़ दिया। एक पोस्टर में एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार की तस्वीर लगी थी। लिखा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। और अब बात ममता बनर्जी की करेंगे। ममता बनर्जी को बंगाल की हार के बाद लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले टीएमसी के विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष रितब्रता बनर्जी को बनवा लिया और अब टीएमसी के सांसद भी बागी हो चुके हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बीच में खबर रही कि टीएमसी के 20 सांसदों ने सीक्रेट मीटिंग की और इन सांसदों के नाम भी यहां पर सामने आ चुके हैं। टीएमसी के बाकी लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में एक गुप्त बैठक की। इसमें प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, जगदीश बसुनिया समेत कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में सांसदों ने आगे की रणनीति बनाई। टीएमसी सांसदों की योजना है कि वे या तो स्पीकर के दिल्ली लौटने पर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा पत्र सौंपें या फिर 20 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर से मिलेंगे। आपको बता दें, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रॉय ने आरजीकर हत्याकांड और रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता का नशा टीएमसी के सिर चढ़कर बोल रहा था। उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू भी नहीं सकता।
टीएमसी से बगावत करने वाले 14 सांसदों ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव के आवास पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे इन बागी नेताओं में सुखेंदु शेखर रॉय भी शामिल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। अब बात नासिक की। नासिक में चल रहे कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। इस पूरे मामले की जो मुख्य आरोपी है निदा खान, उससे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच एजेंसियों का दावा है कि निदा खान ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे इस पूरे मामले का दायरा अब और ज्यादा बढ़ चुका है। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में ली गई आरोपी निदा खान से लगातार पूछताछ जारी है। इसी पूछताछ के दौरान निदा खान ने कथित तौर पर यह बात स्वीकार कर ली कि मामले से जुड़े लोगों को नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण वही दे रही थी। अब इस नए खुलासे के बाद जांच का पूरा फोकस बदल गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि इस धार्मिक ट्रेनिंग के पीछे की असली मंशा यानी कि असली मकसद था क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था या फिर इसके तार कहीं और जुड़े हुए हैं। यह मामला सिर्फ धार्मिक ट्रेनिंग तक सीमित नहीं था। इस प्रकरण में अब तक जबरन धर्मांतरण कराने, पीड़ितों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने और उन्हें शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग शिकायतों के आधार पर अब तक 9 मामले दर्ज किए गए। नासिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी 9 मामलों को अदालत के सामने अपने आरोप पत्र यानी चार्जशीट में दाखिल किया और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। इस मामले में जितने भी आरोप लगाए गए उनमें से हर एक आरोप की बहुत ही बारीकी और कानूनी दायरे में रहकर जांच की जा रही है। पुलिस सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत भी जुटा रही है। जांच टीमें निदा खान के बयानों को परखने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच यानी कि मोबाइल फोन, चैट और कंप्यूटर रिकॉर्ड को खंगालना है। इसके साथ ही इस मामले में पैसे का कोई खेल तो नहीं है, इसे समझने के लिए वित्तीय लेन देन की भी डिटेल की जा रही है। एजेंसियां ये भी पता लगा रही कि क्या इस काम के लिए किसी बाहरी संस्था से कोई संबंध या फिर मदद तो नहीं मिल रही। इसके अलावा इस पूरे चक्रव्यूह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पहचान की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब होने का गंभीर आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के आरोपों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खंडन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी तो अखिलेश यादव के आरोप पर जमकर भड़क गए और उन्होंने अखिलेश यादव पर ही निशाना साध दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चढ़ावा गायब होने के दावे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नियमित इंटरनल ऑडिट चल रहा है जिसमें ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक ऑडिट में इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की। दरअसल पंकज चौधरी के जालौन दौरे के दौरान उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए गायब हो गए, तो पंकज चौधरी ने कहा कि ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव तो रोज कई आरोप लगाते रहते हैं। अखिलेश यादव कहते रहे, हम उनका जवाब थोड़ी देते रहेंगे। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा था कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। हमने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम से गहरी आस्था से जुड़ा है। अखिलेश यादव के इसी ट्वीट के बाद इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई।